मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाहती थी पर मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता था। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। आज का टॉपिक है संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नोट्स है तो मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, लेकिन इसमें सारी इम्पोर्टेंट बात दी गई है जो भी मुझे लगा। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। भारत का संवैधानिक इतिहास। इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और जो 1773 से 1858 ईस्वी तक था, और दूसरा ब्रिटिश ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे कंपनी के शासन के समय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। उस समय ब्रिटेन में कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। तो उस समय मुग़ल शासक कौन था? अकबर था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समकालीन हुआ था। तो कंपनी के समय पारित अधिनियम, सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का अधिनियम है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 है, चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1833 है, और चार्टर एक्ट 1853 है। इतने अधिनियम के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट होता है। ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट होने साथ कंपनी का शासन ख़त्म हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश संसद शासन करती है। कंपनी का शासन समाप्त होने का कारण क्या था? 1857 की क्रांति। आप लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो उस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंतर्गत पारित अधिनियम है सबसे पहले भारत शासन का अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो एक्ट पारित हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुए? लॉर्ड नॉर्थ थे। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित किया था। तो ये सबसे पहला अधिनियम है, मतलब ब्रिटिश का सबसे पहला कदम है। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया गया। कंपनी का दो कार्य है, एक तो प्रशासनिक हो गया, दूसरा राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया गया। और 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी 15 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकती थी। और दूसरा बात क्या है, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, मतलब वो व्यापार भी कर सकती थी और प्रशासन भी कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बंगाल का गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। ये बहुत अधिक प्रश्न आते हैं कि बंगाल का गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का प्रथम गवर्नर, सबसे पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। हम लोग सभी जानते हैं बंगाल के सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़ा और जीता भी। उसके बाद अंतिम बंगाल का गवर्नर और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अंतिम बंगाल का गवर्नर क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में बंगाल का
गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। इसलिए अंतिम बंगाल का गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही होंगे। 1773 के अधिनियम के माध्यम से ही कंपनी को रिश्वत लेना, उपहार लेना तथा बिना लाइसेंस का व्यापार करना प्रतिबंधित किया गया। मतलब कंपनी का जो भी कर्मचारी है वो रिश्वत नहीं ले सकता था, गिफ्ट्स नहीं ले सकता था और बिना लाइसेंस का निजी रूप से व्यापार भी नहीं कर सकता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, एलिजा एम्फे थे और अदर्स 3 और अन्य न्यायाधीश थे, जिसको हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। इस अधिनियम में और एक महत्वपूर्ण बात हुआ कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गया। तो हमने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसी में मद्रास और बम्बई के गवर्नर को मिला के गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। मतलब इसे प्रयास एवं भूल की संज्ञा भी दी जाती है रेगुलेटिंग एक्ट को, क्योंकि बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब आता है तो इसमें जो गलतियाँ की गई थी उसको सुधार करने के लिए लाया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम में कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। तो अब इसमें क्या क्या हुआ पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के कार्य का सीमांकन किया गया। तो इसमें क्या बोला कि गवर्नर जनरल जो कि कार्यपालिका हो गया, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका हो गया, दोनों के कार्य को अलग अलग किया गया ताकि दोनों में टकराव नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। तो उसमें क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सरकारी कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। जो ब्रिटिश का सरकारी कर्मचारी थे उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहते हैं? बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जब आया था उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। तो नाम ही मैच करता है, पीएम विलियम पिट थे, वही लाए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन मतलब 2 प्रकार का शासन। द्वैध शासन लगाया गया, इसको BOD और BOC था। सबसे पहले BOD, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जो व्यापारिक मामला देखता था। दूसरा BOC, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो राजनीतिक मामला देखते थे। पिट्स इंडिया एक्ट में दुशासन की शुरुआत हो गई। तो बोर्ड और BOC दोनों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और क्या हुआ? कंपनी का राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया गया। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था ना, उसका राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है? जो कंपनी जो भी क्षेत्र को जीता है, कंपनी द्वारा विजित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसमें क्वेश्चन था कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब कहा गया? तो कंपनी जो भी क्षेत्र जीती थी ना, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786। पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी गलती हुआ, भूल हुआ और जो भी गवर्नर पे मुकदमा चलाया गया था, तो वो सबको ख़त्म करने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब एक्ट ऑफ 1786 है ना, तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस
अपनी मांग रखते हैं कि उसको कमांडर इन चीफ बनाना चाहिए, मतलब वो सेना का प्रधान बनना चाहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बनाया गया और इनको वीटो पावर दिया गया, मतलब ये किसी बात को मना कर सकते थे, सीधा डायरेक्ट मना कर सकते थे। तो वीटो पावर कब दिया गया? 1786 का एक्ट में। और 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793। जैसा कि 1773 में 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया गया था और 20 वर्षों बाद 1793 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1793, यहाँ से अब चार्टर एक्ट ही स्टार्ट होगा। व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। सबसे पहले क्या हुआ? व्यापारिक अधिकार को फिर 20 वर्षों तक बढ़ा दिया और इस अधिनियम से बीओसी के सदस्य को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसमें क्या गया? चार्टर एक्ट 1793 में कहा गया कि इस अधिनियम के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ना, उनके जितने भी मेंबर होंगे उसको भारतीय राजस्व से, मतलब भारत से वेतन दिया जाएगा। जबकि वो तो सदस्य थे ब्रिटेन के, लेकिन फिर भी उनको वेतन कौन देगा? भारत देगा। ये किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है चार्टर एक्ट 1713। अरे यार सॉरी, 1813। चार्टर एक्ट 1813 ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कंपनी का व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया। तो यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया, थोड़ा सा ही समाप्त किया गया। क्योंकि कंपनी है ना, चाय का व्यापार और चीन के साथ, जो चाइना है ना उसके साथ व्यापार कर सकता था। तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार बना रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा ही व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय शिक्षा तथा विद्वान पर 1 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। मतलब इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और विद्वान पर प्रति वर्ष, मतलब साल में बस 1 लाख रुपया ही दिया जाएगा। ये पहली बार लाया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न थे कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय किस अधिनियम में किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 में। और ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, तो ईसाई मिशनरियों जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उनका प्रवेश भी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ही किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में और एक बात कहा गया कि स्थानीय सरकार व्यक्ति पर टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है, ये कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन था कि जो स्थानीय सरकार व्यक्ति पर टैक्स लगा सकता है किस अधिनियम के माध्यम से? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। जब मैंने पहली बार इस प्रश्न को पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये किस अधिनियम में कहा गया था टैक्स लगाने का बात। तो स्थानीय सरकार व्यक्ति पर टैक्स लगा सकता है 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट 1813 के बाद आते हैं चार्टर एक्ट 1833। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो चलिए पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। 1813 के चार्टर एक्ट में आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, लेकिन जो 33 का आया ना, तो पूर्णतः समाप्त कर दिया कि अब तुमको व्यापार करना ही नहीं है। तो कंपनी का कार्य भारत पर शासन करना, कंपनी को बोला कि व्यापार नहीं करना है, भारत पर शासन करो। उसके बाद इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पढ़ते हैं तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको ऐसे समझना है कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्हीं के समय में बंगाल का गवर्नर का पद गवर्नर जनरल हो गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है वो विलियम बेंटिक के समय चेंज हो गया, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इन्हीं के समय में इनका पद समाप्त हो गया भारत का गवर्नर जनरल।
तो ये दोनों चीज़ अंतिम और प्रथम दोनों याद रखना है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब दूसरा जब चेंज होगा ना तो वो अंतिम में दूसरा आ जाएंगे क्योंकि प्रथम है। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833 में ही विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन बहुत अधिक प्रश्न होते हैं कि विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का गठन किया 1834 में। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का गठन किया। उसके बाद धारा 87। धारा 87 क्या है? सरकारी पद के लिए धर्म, जाति, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया। मतलब बोला गया कि अगर कोई सरकारी भर्ती करते हैं तो किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, व्यवस्था या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें लिंग नहीं दिया गया, मतलब महिला पुरुष में भेदभाव किया जा सकता था। धारा 5 दास प्रथा का अंत। यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न होते हैं कि दास प्रथा का अंत कब किया गया। 1843 में किया गया। 1843 में किया गया। अधिनियम कौन सा? 1833 का अधिनियम है। गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए बजट बना सकता है। इसमें क्या गया? 33 का अधिनियम है कि गवर्नर जनरल है ना बजट भी बना सकता है और पूरे देश के लिए बजट बना सकता है। और नोट है, यहाँ पे एक नोट है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना वो संविधान निर्माण का धुंधला संकेत है। तो संविधान निर्माण का धुंधला संकेत क्या? 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें से बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा इसलिए धुंधला संकेत है। बाद में संविधान निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट चार्टर अधिनियम 1853। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएगा शासन ब्रिटिश ताज का। तो यहाँ तक पढ़ते हैं चार्टर अधिनियम 1853। गवर्नर जनरल का विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। गवर्नर जनरल का दो काम था, एक विधायी और प्रशासनिक, दोनों कार्य को अलग कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक विधान परिषद का गठन किया गया, जो हम लोग बोलते हैं ना संसद है, राज्यसभा है, एक तरह से राज्यसभा है, लोकसभा है, तो उसी तरह विधान परिषद का गठन किया गया जिसे लघु संसद भी कहते हैं, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश संसद का शासन था। तो विधान परिषद का गठन भारत में किया गया। 1853 का अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद का गठन किया गया जिसे लघु संसद भी कहते हैं। मतलब लघु संसद के रूप में यह कार्य करता था। सरकारी सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त किया गया। मतलब ये नहीं कि आप किसी का नाम ले लीजिए और उसको सरकारी सेवा में डाल दीजिए, ये ख़त्म किया गया। मतलब बोला कि एक तरह से जैसे प्रतियोगिता परीक्षा होता है, कंपटीशन होगा, उसके बाद जो पास होंगे उन्हें ही दिया जाएगा। तो सरकारी सेवा में नामजदगी का सिद्धांत कब समाप्त किया गया? 1853 का अधिनियम। 1854 में एक मैकाले समिति बनता है जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में अपनी राय रखता है। मैकाले समिति जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, ये सब बताता है। उसके बाद होता है BOD, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, कि सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न होते हैं कि BOD के सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कब की गई थी? तो 53 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853। ये सभी अधिनियम के बाद आते हैं ब्रिटिश कानून का शासन। तो ब्रिटिश कानून का शासन का पृष्ठभूमि क्या है? 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद भारतीय जो कंपनी के शासन से बहुत ज़्यादा रुष्ट रहते हैं, तो इसलिए ब्रिटिश संसद क्या करता है? कंपनी को समाप्त कर देता है और खुद शासन करने लगता है। इधर संसद डायरेक्ट शासन करने लगता है, वो गवर्नर रखता है, भारत का सचिव रखता है, ऐसे बहुत सारे पद का सृजन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। थैंक यू फॉर वॉचिंग।